गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो भाग कर चली जाती है वंशिका से मिलने, क्योंकि इतने टाइम से ना वंशिका से मिलना ही नहीं हो पाता है। और क्योंकि वंशिका के जो डैड रहते हैं वो इतने ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं कि उससे उससे मिलने ही नहीं देते हैं। वो दोनों जाते हैं, उन दोनों के बीच में काफ़ी हैप्पी डैप्पी मोमेंट्स होते हैं, पर इस मोमेंट्स में पहले जैसी वाली बात नहीं रहती। इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा सुकून रहता है, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते तो हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में काफ़ी सुकून का लेवल होता है। थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर वो सिर्फ बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें कब कुछ सही होगी या नहीं होगी, इस चीज़ की कोई गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि डैड जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब देती है, क्लियर करती है, तो वो अपने गर्लफ्रेंड को कहती है कि अब तुम अपने डैड की जॉब वॉब छोड़ो, हम देख लेंगे। तभी वो उसे कहती है कि आप ये चीज़ समझ नहीं रही हैं कि आपको मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं कि यहाँ पर मेरे डैड जो हैं वो इतने पागल हैं कि वो करप्शन भी कर सकते हैं, करप्शन के लेवल पे भी तुम्हें फंसा सकते हैं। और ये सुनने के बाद वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है, नीट का एग्ज़ाम आता है, नीट के एग्ज़ाम में यहाँ पर आके उसे पता चलता है कि उसके 230 मार्क्स आए हैं, जबकि एक्चुअली में वो बोल रही थी कि उसके 670 आएंगे। यहाँ पर फिर से हमारी जो छोटी रहती है काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। वंशिका जब ये देखती है तो एक मिनट भी वो वहाँ से रुकती नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके आगे वो एकदम से भागते हुए जाती है, और यहाँ पर आरोही जो रहती है वो उसे बोलती है कि अब क्या करना है। तो उसे कहती है, मुझे पता है क्या करना है, तुम अपनी छोटी को संभालो। वो जाती है, छोटी को संभालने की बात करती है, छोटी को बहुत प्यार से बोलती है और काफ़ी अच्छे से बोलती है कि छोटी तो कुछ नहीं होता, हम एक और बार ट्राई करेंगे, सब हो जाएगा। तो उसे कहती है, क्या हो जाएगा दीदी, पिछली बार तो मतलब 630 आए थे, तो मतलब 630 आए थे तो नहीं हुआ, इस बार तो मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर वो इतना रो रही रहती है। तो यहाँ पर भागते हुए कोई उसके पास जल्दी से आता है, तो जानशील आती है। जानशील एकदम से आकर अपनी गर्लफ्रेंड को हक करती है और उसे बोलती है कि डोंट बी अपसेट, ओके, कुछ नहीं होगा, हम चीज़ों को सही से कर लेंगे। तो उसे कहती है कि तुम्हें लगता है चीज़ें सही हो पाएगी, ये सही नहीं हुई है, ये वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है। तो उसे कहती है, मैं जितना हो सकता है अपने डैड से बात करूंगी, वो कलेक्टर हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये हर बार जो स्कैम हो रहा है इसके बारे में कुछ तो चीज़ें होंगी। तो उसे कहती है कि मेरा करियर बर्बाद हो चुका है और तुम्हारे डैड भी चाहे ना तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहती है, कम ऑन, वो कलेक्टर हैं, वो कर सकते हैं। तो उसे कहती हैं, स्कैम का कलेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी भी तो गलत नहीं रहती है ना, कि क्या समझाओगे आप उसे। उसे पता है कि भाई अब कुछ होने नहीं वाला है, पिछली बार भी तो स्कैम हुआ था, तो कलेक्टर ने कौन सा ध्यान दे दिया या कुछ कर दिया, तो इस बार भी ये सब चीज़ों से क्या हो जाएगा। वंशिका यहाँ से भागते हुए जाती है और अपने डैड के कैबिन में एकदम से जाती है, और डैड के कैबिन में वहाँ पर एक बंदा बैठा रहता है। वो उसे बोलती है, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू राइट नाउ। तो उसे बोलती है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या मैं मीटिंग में हूँ। तो उसे कहती है, ये मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो उस बंदे की तरफ देख के बोलता है, तुम जाओ। वो यहाँ से बंदा जो रहता है चले जाता है। वो उसे बोलती है, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, आपको ना हमेशा से कंट्रोल करने की आदत थी। इस बार भी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उस पर आप ही का हाथ होगा स्कैम में। तो वो उसके बोलते हैं, मेरा हाथ है तो प्रूफ करके दिखा दो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे डैडी इन सब चीज़ों के लिए हैं। तो कहती है, प्रूफ करने की बात नहीं है, मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप ही डेफिनेटली आपने ये सब चीज़ें जो करी हैं अपने मतलब के लिए ही किया है। कोई ना कोई आपका होगा, इस बार भी किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए होंगे और आपने उसके कहने पे ये सब कर दिया होगा। बट कितनी अच्छी बात है ना डैड, पिछली बार आपने पेपर लीक करा था और उस पे 720 मार्क्स मंगवाए थे। इस बार आपने वो वाला स्कैम करने के बजाय आपने दूसरा स्कैम कर दिया, और दूसरा स्कैम में क्या किया कि मार्कशीट ही बदल दी लोगों की, मतलब रिजल्ट ही बदल दिए, जो फेल हो रहा था उसे पास कर दिया, जो पास हो रहा था उसे फेल कर दिया। यही किया इस बार आपने। तो उसे कहती है, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, ये बात का तो मैं कहना चाहूँगा, मतलब मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, बट अपनी स्मार्टनेस को अगर सही जगह पर अगर तुम लगाती तो तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा पैसे कमा सकती हो। बट तुम्हें एक्चुअली में इधर पैसे लगाने से बेटर है तुम्हें ये फालतू की चीज़ों पे करना है। तो मेरा साथ दोगी ना तो आज नहीं तो कल तुम और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन तुम
इन सब चीज़ों से ज़्यादा तुम्हारा ध्यान रहता है कि तुम लोगों की फालतू की बकवास कर रही हो। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम मेरा साथ दो। हाँ, मैंने यही किया है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकती हो। तो उसे कहती है कि डैड, यू नो व्हाट, यू डिस्ट्रॉय द लॉट्स ऑफ पर्सन लाइफ। आपके ये जो आपकी जो हरकत है ना, इस पे कितने लोगों की लाइफ डिपेंडेंट थी और वो सब बर्बाद हो चुकी है। तो उसे कहती हैं कि पैसे का बोलबाला होता है ना बच्चा, जब पैसा अगर कोई देने के लिए तैयार है तो मैं क्या करूं। तो कहती है कि आप पैसे देने के लिए तैयार है और आपको पैसों की पड़ी है। जो इंसान अपनी पूरी की पूरी गरीबी लगाता है एक नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, वो कोचिंग क्लासेस लगाता है, पैसा लगाता है और बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, आप लोग उसके सपनों को पूरे तरीके से तोड़ दिया है। और उन लोगों के एग्ज़ाम्स का ये सब चेंज करके आपको क्या लगता है ये जो अमीर लोग हैं, ये सब चीज़ें मतलब अ, ये डॉक्टर बन पाएंगे? इन ये पूरा भविष्य खराब कर देंगे। कल अगर आप बीमार हुए ना, और अगर आप ही के पॉलिटिकल मतलब जिसने आपको ये पैसे खिलाए थे, अगर वही डॉक्टर बना, उसके बाद आपका इलाज नहीं कर पाया ना, आप भी तड़प जाओगे। तो उसे कहते हैं कि क्या तुम फिल्म वगैरह देख कर आती हो क्या, जो तुम मुझे ये सब बातें सुनाओगी और मेरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और हृदय परिवर्तन होने के बाद मैं तुमको ये कहूँगा कि बच्चा, अगर तुम नहीं समझाती तो शायद मैं मेरे को पता ही नहीं चलता। तो उसे कहते हैं डैड, दिस टाइम यू गो सो फार। मुझे लगा था वो वन टाइम आपने किया होगा, लेकिन आपने तो इस बार भी यही चीज़ें करी। तो कहते हैं स्कैम तो होता ही रहेगा बेटा। इस साल ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो स्कैम हो गया। 2-3 बार अगर कम पैसे मिलेंगे या फिर पैसे भी नहीं मिलेंगे, हर साल नहीं मिलते ना। हर साल में से कोई अमीर इंसान आता नहीं है जिसके बच्चे के लिए मुझे ये सारे करने के लिए तैयार होना पड़े। वो लोग अगर ये सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी थोड़े से ही लोगों के मार्क्स चेंज हुए हैं, और जब थोड़े से लोगों के ये सब मार्क्स चेंज हुए हैं तो तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हो। गेट दैट? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। और हाँ, ये जो आजकल ये जो बहुत टाइम से चल रहा है ना कि कैमरास लाकर कन्फेशन बुक कर देना, ये कन्फेशन से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं ना, उतने तो तुम्हारे पास कुछ होगा भी नहीं। तो चुपचाप बैठो और जैसा मैं कर रहा हूँ करने दो। वैसे भी पिछली बार जब तुम मेरे पास आई थी तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को इस तरीके से चेंज कर दिया है कि अब तुम यहाँ पर आ रही हो। अभी भी बोल रहा हूँ, अपने काम से काम रखोगी तो ज़्यादा बेटर है। फालतू का इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व मत हो और अपनी लाइफ को हैप्पी तरीके से रखो। ना यू गेट दैट? और ऐसे बोलकर वो जाती है। और अगर डैड मैंने आपकी बातों को नहीं सुना तो इस बार क्या करोगे आप? तो उसे कहते हैं कि बेटा, इस बार भी मैं तुम्हारे साथ वैसा सलूक करूँगा कि तुम्हें मेरा ही गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए ना मुझे उस लेवल पे मजबूर मत करो। तभी वो उसे बोलती है कि डैड, इस बार आप अपनी ताकत लगा दीजिए। मैं आपकी कंपनी से आपको रिज़ाइन भी कर रही हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार जो होगा मैं देख लूँगी। इस बार मैं आपके कहने पर नीचे नहीं आऊँगी। तो कहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड की के दम पर जा रही हो? तो उसे कहती है नहीं, इस बार गर्लफ्रेंड के दम पे नहीं जा रही हूँ, इस बार अपने खुद के दम पे जा रही हूँ। और आपको पता है, आपको देखकर ना मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी मौजूदगी पा रहे हैं, पर मेरी रजामंदी तो आपने पाई भी नहीं है। आप एक ऐसे बदनसीब डैड हैं जो मुझे पाने के लिए कोई भी हद तक गंदले तरीके से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप जीत गए, आपने मुझे तोड़ दिया। आप ये भूल गए कि मैं अपनी खुद की मर्जी से आपके यहाँ कंपनी में जॉब करने आई थी, क्योंकि मैं खुद ये चाहती थी। आपको क्या लगता है मेरी गर्लफ्रेंड की मॉम को ऑपरेशन के पैसे देकर आपने मुझे खरीद लिया? नहीं डैड, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब चीज़ें करके आप सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी गलत है, ये सब चीज़ें मत सोचो। बस मैं यहाँ पर कुछ अपनी ही मर्जी से आई थी। इस बार मैं आपको बताती हूँ
आप जैसा सोच रहे हो ना, इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार ऐसा कुछ होगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे। आपकी खुद की सोच से भी परे चीज़ें होंगी, और ये बात मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो कहते हैं, तुम कहीं पर भी जाओ, ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर मैं तुम्हारी लाइफ को हेल कर दूँगा। तो उसे कहते हैं, इस बार नहीं होगा डैड, इस बार आपकी लाइफ हेल होगी। और ये वंशिका महाजन का आपके ऊपर, एक्चुअली में वंशिका महाजन का ये आपसे चैलेंज है। तो उसे कहते, क्या कर लोगी तुम, मुझे जेल भेजोगी? तो कहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप ये मेरे से भीख मांग रहे हैं, तो मैं आपके लिए ये डेफिनेटली कर दूंगी। तो उसे कहते हैं, मजाक अच्छा कर लेती हो तुम? तो उसे हंसते हुए बोलती है, आपको लगता है ये मजाक है, बट मेरे लिए ये मजाक नहीं है। और ये बोलकर यहाँ से वंशिका जो रहती है चुपचाप चली जाती है। यहाँ पर वो जाती है और सबसे पहले वो छोटी का हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है, रोने से कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। तो उसे बोलती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? कहते हैं, जो अब मुझे करना है वो चीज़ करनी है। आरोही भी जो रहती है वो उधर से चुपचाप जाती है। वो यहाँ से उसे वहाँ से उठाती है और वहाँ पर एक एडवोकेट के पास लेकर जाती है। एडवोकेट बोलता है कि क्या चाहती हैं आप? तो उसे बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर एक केस लड़िए। तो उसे कहते हैं, किसके अगेंस्ट पे? तो उसे कहते हैं कि नीट स्कैम के अगेंस्ट पे। तो कहते हैं कि पर ये केस लड़ना तो मतलब आई डोंट थिंक कि दे कैन विन इट। तो उसे कहते हैं, जीतना ना जीतना वो हम डिसाइड करेंगे, आपको मैं जितना बोल रही हूँ आप उतना क्यों नहीं कर रही हैं? तो उसे कहती हैं कि मतलब, तो यहाँ पर जो एक एडवोकेट रहती है वो तो मतलब इतनी ज़्यादा चापलूसी वाली, वो बहुत पैसों की वो रहती है, मतलब बोलते हैं ना कि जो पैसों का भूखा रहता है तो वो उस हिसाब से रहती है। तो वो उसे बोल देती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं नहीं करूँगी ये वो। तो वहाँ से वो दूसरे एडवोकेट के पास जाती है। तो दूसरे एडवोकेट कहते हैं कि यहाँ पर ना आपका सब कुछ छिन जाएगा, अगर आप सोचोगे तो अब आप देखिए कि आप क्या कर सकती हैं। तो वो उसे बोलती है कि मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, आप डेफिनेटली कर लो। और ये बोलकर वो वहाँ पर केस लड़ देती है। यहाँ पर जो छोटी रहती है उसे बोलते हैं, केस लड़ने से क्या हो जाएगा? तभी यहाँ पर जो हमारी जानशील रहती है उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा केस न लड़ने से सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी? एटलीस्ट ट्राई करे बिना तो तुम कितनी ज़्यादा नेगेटिव होती हो। तो उसे कहती है, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है ना छोटी? छोटी बोलती है, तुम्हारे साथ तो ये सब चीज़ें नहीं हुई है ना, मेरे साथ ही हर बार हो रही है। तो उसे कहती है, तुम्हारे साथ क्या, आगे जाके किसी और के साथ भी हो रही है। इस नीट एग्ज़ाम्स के लिए सब के सब टेंशन में हैं, और तुम्हें ये एक्चुअली में करना चाहिए। वंशिका दीदी सही कह रही है। तो उसे कहती है, बट इससे सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। तो तभी वंशिका उसकी तरफ बोलती है, टाइम तुम्हारा और करियर भी, तुम्हारा तो वैसे भी बर्बाद हो चुका है ना, तुम्हारे हिसाब से देखा जाए। तुम्हें तो वैसे भी अभी कोई भी तरीके से कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम्हें फिर से प्रिपरेशन करनी है। तो तुम एक काम करो, तुम प्रिपरेशन करने के लिए जाओ। तो उसे कहती है, मैं ड्रॉप कर रही हूँ, अब मेरे को कोई नीट वगैरह कुछ नहीं देना, मैं सीधे बीएससी वगैरह कर लूँगी और नॉर्मल जाऊँगी। तो कहती, ठीक है, तुम एक काम करो, बीएससी में एडमिशन ले लो और ये सब चीज़ें करो, तुम्हें जो करना है। बट मुझे यहाँ पर श्योरिटी है कि इस बार लड़ाई अगर करनी है तो मैं लड़ूंगी, और इस बार मैं पीछे किसी भी हालत में नहीं हटूंगी। वो ये बोलकर यहाँ से हट जाती है। तो उसे कहती है, बट वंशिका जीतू। तो उसे कहती है, छोटी, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू राइट नाउ, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। छोटी जो रहती है वो यहाँ से चली जाती है। तभी वंशिका जो रहती है उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मतलब वो वंशिका जो रहती है आरोही के पास जाती है, उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी बहन को अब संभालना पड़ेगा और उसे समझाओ कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो उसे कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ समझाती हूँ उसे। और ये बोलकर यहाँ से जो हमारी आरोही रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा अगर गुस्से का लेवल कम हो गया तो तुम थोड़ा सा अपने जीजू पे भी तो ट्रस्ट करो। अगर जीजू तुम्हें कुछ बोल रहे हैं तो कोई रीज़न से बोल रहे होंगे। तो कहते, उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। वो मुझे वहाँ पर लेकर गई थी पार्क में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस बार मुझे अच्छे से एग्ज़ाम देना है और जितना हो सकता है कि मुझे मेरा सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा।
बट इस बार भी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, मेरे को उम्मीदें देकर, मेरे को सपोर्ट करके सब कुछ किया है। तो उसे कहती है कि तुम्हारा अगर 670 मार्क्स हैं जिसके लिए तुम काफ़ी ज़्यादा श्योर हो, वही तुम्हें मिलेंगे, तुम थोड़ा सा सब्र तो करो। तो उसे कहती है कि क्या सब्र करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसे कहती है प्लीज़ वेट फॉर अ सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा है। तो उसे कहती है पर दीदी, तो उसे कहती है नो दीदी, नो एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू बी वेट फॉर इट, और ऐसे बोल देती हैं। यहाँ पर वक्त अपनी ही तेज़ी से बीत रहा रहता है। जब वो पूरी यहाँ पर नोटिस एकदम से जाता है, तभी उसके डैड जो रहते हैं तिलमिला जाते हैं कि ये जो नोटिस रहता है ये उन सारे लोगों को जाता है जिन सारे लोगों को इस नीट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ये जाता है एक्चुअली में उसके डैड की कंपनी जो रहती है, वो वहाँ पर जो मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है कि जैसे कि उनका इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ का रहता है कि वो उनके सेंटर्स रहते हैं, सेंटर्स उनके रहते हैं, सेंटर्स के वहाँ पर एग्ज़ाम्स हुआ रहता है, जो उसके डैड ने ये सेंटर्स कंडक्ट करे थे, जो भी टेक्नोलॉजीज़ थी वो उनके लिए गई थी। तो यहाँ पर जो वंशिका महाजन रहती है, अगर वो छोटी के नाम पर अगर ये सब चीज़ें मतलब करवाती है, इन शॉर्ट कि वो केस लड़वाती है, तो वो इतनी शार्प रहती है कि वो एक-एक बंदे को पकड़ती है। वो वहाँ पर नोटिस हर छोटे से बंदे से लेकर बड़े से बंदे तक जाती है। अब वक्त जैसे ही बीतता है कि सोशल मीडिया पे ये सारी बातें इतनी तेज़ी से फैल जाती है कि नीट स्कैम फिर से हो चुका है, और इस बार स्कैम की ये हालत है कि यहाँ पर एक बंदी है जिसका नाम है आर्या शर्मा। जो आर्या शर्मा ने इस बार सबके पास जाकर ना, आर्या शर्मा ने जाकर इस बार सबके सामने यहाँ पर चैलेंज किया है नीट एग्ज़ाम्स के लिए। वो यहाँ पे खड़े होकर सबको ये कह रही है कि अगर उसकी मार्कशीट्स को अगर फिर से रीचेक किया जाएगा तो उसे उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने वो मार्क्स वो डिज़र्व करती है। पर क्या ये सच है? न्यूज़ में ये सारी बातें फैल जाती है, और जब ये पूरी फैलती है तो यहाँ पर जो उसके डैड रहते हैं वो तिलमिलाते हैं। जैसे वो तिलमिलाते हुए वंशिका जो रहती है अपने घर पे बैठी रहती है, उसके पास आते हैं और उसे आकर बोलते हैं कि तुमने ये जानबूझ के किया है ना। तो उसे कहती है क्यों डैड, इस बार आप क्यों डर रहे हैं? देयर इज़ अ नो, आपको क्यों डरना है? आपका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है ना। तो कहते हैं बाल भी तो बांका मेरा कोई बाप भी नहीं कर सकता है, और ये सब ना सिर्फ तुम वेस्टेज ऑफ टाइम कर रही हो, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग, बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। तो उसे कहती है वो सब मैं डिसाइड कर लूँगी, और ऐसा ही होता है। वक्त अपने तेज़ी से बीत रहा रहता है। आपको तो पता ही है कि कोई भी केस को सॉल्व करना इतना इजी नहीं रहता है। जैसे कि अगर आप सोचो कि आप फटाक से आपका जो केस है वो तुरंत हो जाएगा और आपका जो रिज़ल्ट है वो तुरंत ही आपको फटाफट मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 2 से 3 महीने हो जाते हैं। तीसरे महीने तक ये जब केस वहाँ पर जाता है तो यहाँ पर ना हियरिंग होती है। पहले तो स्टार्टिंग की हियरिंग्स बहुत बेवकूफ़ों वाली हियरिंग होती है, क्योंकि कोई किसी को भी कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहा था। स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ऐसा रहता है कि केस में ना कुछ मतलब एक तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही रहती है। यहाँ पर कुछ भी इन लोगों के फेवर में ही नहीं हो रहा रहता है, लड़ाई झगड़े हो रहे रहते हैं, डेट पे डेट होती है। फिर एक टाइम आता है कि जब इन लोगों की डेट आगे बढ़ती है, उससे पहले पहले तक उसके जो डैड रहते हैं ना, वो हर बार वंशिका को आकर बातें सुनाते थे और कहते थे कि देखो तुम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। वंशिका उसकी तरफ देखती थी और कहती थी आपको ऐसा लगता है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ। आज नहीं तो कल जस्टिस ज़रूर मिलेगी, आई बिलीव दैट। तो उसे कहती है ऐसे टाइम पे बिलीव कर रही हो जहाँ पर जस्टिस का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं मिलती है और ना कोई जस्टिस मिलेगी, और कभी भी नहीं मिलेगी। तुम इन सब चीज़ों से मतलब कोसों दूर रहो। तुम्हें क्या लगता है कि जस्टिस मिलना इतना इजी है? यहाँ पर कोई भी जस्टिस नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रख लेना। तो उसे बोलती है कि यही तो फ़र्क है ना, आपको अपने चीज़ों पे इतना गुरूर है और मुझे किसी और चीज़ पे ज़्यादा गुरूर है। तो उसे कहते हैं देखते हैं ना किसका गुरूर सबसे ज़्यादा आगे तक जाता है। और ये बोलकर यहाँ पर उसके जो डैड रहते हैं यहाँ से चले जाते हैं। अब
केस भी मतलब थोड़ा थोड़ा स्लोली तरीके से इम्प्रूव्ड हो रहा था। और यहाँ पर जो हमारी छोटी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही थी, लेकिन उसने ना इस बार सोच लिया था कि ना वो अपनी लाइफ को एंड करेगी और ना वो कुछ करेगी। अब वो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर कोई भी उसे रोकता नहीं है, सबको पता रहता है कि अभी उसे प्लान बी तो भी उसे भी तैयार करके रखना चाहिए। वो बीएससी के लिए एडमिशन लेने के लिए चली जाती है। अब केस में एकदम से प्रोग्रेस होता है और यहाँ पर जो हमारे जज रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि केस को पूरे तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आप इतना बड़ा, वहाँ के जो एक्चुअली जो लॉयर हायर करे रहते हैं, ये हमारी प्यारी सी आरोही शर्मा ने उसको बोलते हैं कि अगर आप ये एक चीज़ से बोल रही हैं तो आपके पास सबूत है क्या। तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है कि सर मेरे पास सबूत हैं। जो आरोही शर्मा आरोही शर्मा मीन्स लाइक जो आर्या शर्मा ने लॉयर किया रहता है, मतलब जो वंशिका इन सब के जो साइड के लॉयर रहते हैं, वो कहती है मेरे पास सबूत है। सबूत के लिए वो एक बंदी को बुलाती है और ऐसे बोलती है आरोही शर्मा प्लीज यहाँ पर हाजिर हो। तो जैसे ही जज उसे बोलता है ये कौन है, तभी वो बताती है कि सर मैम जो नीट का एग्ज़ाम होता है, कि मैम ये जो एजेंसी होती है जिस एजेंसी में जाकर सारे नीट के एग्ज़ाम्स को मतलब जिसका पेपर भी बनता है और जहाँ पर चेकिंग भी होती है, उस एक्चुअली डिपार्टमेंट को कहा जाता है एनटीए, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और वहीं पर जाकर मैम सारे सारे एग्ज़ाम्स पेपर होते हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो कोई से भी मतलब कंडक्ट हो अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट आता है एनटीए, और वहाँ पर चीज़ें होती है। तभी जज कहता है कि हाँ मुझे ये सारी बातें पता है, आप मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे। तो कहता है ये उनकी एम्प्लॉय है मैम। मेरे सामने जो आरोही शर्मा है ये एनटीए में एज अ एम्प्लॉय वर्क करती हैं, जिन्होंने खुद ये यहाँ पर आकर मेरे सामने ये बोला गया है कि नीट पे हमेशा से स्कैम हुआ आ रहा है। इस बार जो स्कैम हुआ है इसमें ऐसा हुआ है कि जो कॉपीज़ हैं उसकी हेराफेरी करी गई है। तभी वहाँ पर जो जज रहता है उसे कहता है आरोही शर्मा गीता पे हाथ कसम खाइए, आप जो बोलेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। तभी वो कहते हैं कि सर मैं जो कहूँगी वो सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। सर मैंने ये नीट का स्कैम होते हुए खुद ही देखा है। तभी उसके जज कहते हैं मतलब किस तरीके से होते हुए देखा है। वो उसे बताती है कि सर पहले भी नीट का एक स्कैम होना बहुत आम बात है। एनटीए में ऑलमोस्ट जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट बिकाऊ हैं। कोई बिजनेसमैन के हाथों बिकाऊ है तो कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स के हाथों में बिकाऊ है, और ये लोग हाई लेवल से इन लोगों से पैसे मिलते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट में एनटीए में पूरे के पूरे वहाँ पर वीडियोग्राफी होती है और वहाँ पर पूरे सीसीटीवी कैमरास होते हैं, उनके सामने जाकर पूरे के पूरे चेक किए जाते हैं एग्ज़ाम्स। लेकिन उसके आगे जाकर एक छोटा सा एक कमरा है जहाँ पर ये जाके शीट्स को रखा जाता है। उस जगह जब ये शीट्स को रखी जाती है वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगा ही हुआ नहीं है, और जब वहाँ पर कोई भी कैमरा सीसीटीवी नहीं लगा है तो वहाँ पर जाके हेरा फेरी होती है। एग्ज़ाम्स की जो कॉपीज़ हैं उसे चेंज किया जाता है, जिस बंदे के नाम का होता है उस नाम से हटा के दूसरे का नाम लगा दिया जाता है। तभी वहाँ पर ऑब्जेक्शन में जो एक्चुअली में जो उनके अगेंस्ट खड़ा रहता है वो लॉयर लॉयर खड़ा होकर बोलता है कि आप ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब चीज़ें करने वाला कोई और है। तो उसे कहते हैं कि मैंने जब इस बारे में स्टडी किया तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से देखा। सर मैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनकी मार्कशीट्स की वीडियोग्राफीज़ हैं मेरे पास, जो मैंने ऑलरेडी चुपके से ये सब चीज़ें रखी गई थी। सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर जो लगे हैं, वीडियोग्राफी रखी है, उनमें से मैंने ये कुछ सीसीटीवी चीज़ें लगा दी थी, और आज उन्हीं की कॉपीज़ अगर चेक करी जाए तो वो 670 है, किसी का 650 है, किसी का 550 तक अरेंज उन लोगों ने मार्क्स अचीव करे हैं। बट अगर उन्हीं की कॉपीज़ में उनको जो रिज़ल्ट एक्चुअली में वेबसाइट की तरफ से शो हुए हैं वो ये मार्क्स हुए हैं कि किसी के 180 आए हैं, किसी के 200 आए हैं, किसी के 230 आए हैं। आप मुझे बताइए जिनकी कॉपीज़ में इतने ज़्यादा हुए हैं, बाद में जाकर उनके मार्क्स इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पे हेरा फेरी हुई है। तो तभी वहाँ से वो बोलता है आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं, आपके पास सबूत है? तो कहती है हाँ। तभी वो अपने जो
उनकी तरफ देख के बोलती है कि मैंने आपको सबूत दिए थे। तो यहाँ पर जो लॉयर रहती है वो यहाँ पर पूरे तरीके से मतलब लगा देती है, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरा की जितनी भी फुटेज होती है उसे लगाती है यहाँ पर, मतलब पूरी बिग स्क्रीन पे। और ये सब चीज़ें देखने को मिलती है और एक एक इंसान का नाम के साथ चीज़ें लिखी रहती है। यहाँ पर जो दूसरा वाला रहता है उसके हाथों में से पसीने छूटने लग जाते हैं। मतलब दूसरा वाला जो लॉयर रहता है, जो ऑब्जेक्शंस पे रहता है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो ये सोचने लगता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, भैया क्या हो रहा है, ये कैसे हो चुका है। और ऐसे हालत खराब होने लग जाती है। तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है वहाँ बैठी रहती है और तभी वंशिका बोलती है कि, मतलब वंशिका की जो लॉयर जो उन लोगों ने हायर की रहती है वो एकदम से बोलती है कि ये तो सिर्फ सिर्फ शुरुआत है, आपको मैं एक और बंदी को बुलाना चाहूँगी जो इन सब की विटनेस है। तभी यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो यहाँ पर जाती है और जाकर खड़ी होती है और वहाँ पर बोला जाता है, मैं वंशिका महाजन हूँ, मैं महाजन ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि इस स्कैम में सबसे बड़ी है कि महाजन ग्रुप्स भी इन्वॉल्व है। क्योंकि यहाँ पे महाजन ग्रुप्स इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ये जो एक्चुअली में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं वो उन्हीं के सेंटर्स में कंडक्ट होते हैं। इवन उनकी मशीनरीज रहती है, उन्हीं की सब कुछ डिपार्टमेंट्स रहते हैं और उनका इतना ज़्यादा रोब है कि वो चीज़ें हैं। मैं आपके सामने कुछ फुटेज डालवाना चाहूँगी। ये फुटेज जहाँ पर रहती है कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है, आज से 1 साल पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करी रहती है जो उसके डैड और उसके मिनिस्टर्स के बीच में हो रही रहती है जब वो नीट का फर्स्ट स्कैम हुआ रहता है। और वही वीडियोस पूरे जगह दिख रही रहती है। उसके जो डैड रहते हैं वहाँ से तिलमिला जाते हैं। दूसरी बार क्या होती है, वो दूसरी वीडियोस को लॉन्च करती है। दूसरी वीडियोस में उसके जो डैड रहते हैं वो कन्फेस कर रहे रहते हैं और जब वो उनसे ये सब चीज़ें बातें करने के लिए जाती है, ये सबूत काफ़ी ज़्यादा काबिल थे। तभी यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं जो जानशील के डैड रहते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। वो उसे कहते हैं कि ये सब मुझे पहले से पता था और ये मेरे मेरे पास जब सबूत नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सर मेरे अंडर पे एक टीम्स लॉन्च करिए जिस टीम्स में इन लोगों के एग्ज़ाम्स को, पेपर को रीचेक किया जाए और जो न्यूट्रल रिजल्ट आपके सामने ला कर दें अंडर द गाइडेंस ऑफ मी। तो वो ये बोलकर ना, यहाँ पर जज काफ़ी ज़्यादा सबूतें होती हैं, सब चीज़ें होती है, उस पे कन्फेस हो जाता है, कन्विंस हो जाता है और इस एक बार यहाँ पे लॉन्च कर देता है। जब यहाँ पर छोटी देखती है कि मतलब केस तो उसी के नाम पे रहता है ना, तो छोटी को तो यहाँ पर रहना पड़ता है। तो छोटी जब ये सब देखती है तभी वो उसे बोलती है कि दी आप एनटीए में काम करती हो, आपने कभी मुझे बताया नहीं। तो उसे कहती हैं, मुझे वंशिका ने बोला था। यहाँ पर हमें थोड़ा-सा फ्लैशबैक पे जाने को मिलता है कि वंशिका जब यहाँ पर टूट सी गई थी, मतलब जब उसे समझ में आ गया था कि अब उसे अपने डैड के वहाँ जाकर अपने डैड के तलवे चाटने हैं और उसके डैड उसे जिस जिस तरीके से उसको काम कराएंगे, मतलब अगर नौकर बना के रखेंगे तो नौकर की तरीके से रहना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब उसको दिमाग में आती है तभी यहाँ के वो जो अपने कलेक्टर से बात करती है, जो जानशील के डैड होते हैं, जब ये लोग वहाँ पर एक इतने बड़े हॉल में जाकर बैठ के जब ये लोग डिस्कस कर रहे थे तो वो यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये सब चीज़ें हो गई है तो अब करना क्या है। और उस समय उसके जो डैड रहते, जानशील के डैड, उन्होंने बताया था कि एनटीए डिपार्टमेंट रहता है और उस एनटीए डिपार्टमेंट में ही काम होते हैं, पर उस एनटीए डिपार्टमेंट में कोई भी ऐरा गैरा वहाँ पर जा नहीं सकता है। तभी के टाइम से जो हमारी वंशिका के दिमाग में ये था कि एनटीए के डिपार्टमेंट में अगर उसे किसी को पहचाना है तो उसे अपना बंदा भेजना पड़ेगा। और जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि आरोही के साथ मतलब उसका बिजनेस सही से चल नहीं रहा है, तो तभी वो आरोही को ये बताती है और उसे पूरी तरीके से कन्विंस करती है कि ये सब चीज़ें आप करिए। और वो इन सब चीज़ों को करने के लिए भी तैयार हो जाती है। इस तरीके से फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि यहाँ पर वंशिका ने अपना दिमाग लगाया रहता है। हालांकि उसने सबूत तो पूरे इकट्ठे तो पहले से ही करके रखे रहते हैं, बट ये सबूत कुछ काम के नहीं रहते हैं कि जब अपने खुद का एक बंदा, जो वहाँ का पावरफुल बंदा अपने अंडर ना हो, मतलब जिस बंदे से वो पूरे श्योरिटी से कर सके, क्योंकि करप्टेड इंसान तो हर जगह मिलता है, तभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। और इस तरीके से मतलब
वो वहाँ पर फ्लैशबैक से वो वापस निकलती है और उसे बोलती है अब चलें। तो यहाँ से वो लोग जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद जो वंशिका रहती है वो अपने भाइयों से मिलती है, तो उसके भाई कहते हैं कि तुमने अपने डैड के अगेंस्ट पे ही केस कर दिया। तो वो कहती है कि भैया मैंने अपने डैड के अगेंस्ट पे बिल्कुल भी केस नहीं किया है, मैंने उस करप्टेड इंसान के अगेंस्ट पे केस किया है जिसने लोगों की पूरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। और आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम होने दूंगी? उसके ब्रदर्स जो रहते हैं वो उसे कहते हैं कि बट वो हमारे डैड हैं। तो उसे कहती है आई नो वो हमारे डैड हैं, बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी भी पूरे तरीके से हैल कर दी है। उन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी है, आप नहीं समझ रहे हैं भैया। और मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ये चीज़ों की नज़ाकत को समझिए और अपने जो इमोशनल पना है, इन इमोशनल पनों को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और आप अपने चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कोई भी चीज़ गलत नहीं कह रही हूँ, कोई भी चीज़ गलत नहीं है और मैं गलत का साथ भी नहीं दे रही हूँ। उसके जो ब्रदर्स रहते हैं, एक्चुअली में उसके जो ब्रदर्स रहते हैं वो कन्विंस तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे रहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, कन्विंस हो या ना हो उससे की फ़र्क पैंदा है? फ़र्क तो ये रहता है कि वंशिका ने अपने डैड को डिस्ट्रॉय करने का अब एक बहुत अच्छा तरीका फाइंड आउट कर लिया था। वो चाहती थी कि वो अपने डैड को वही चीज़ दिखाए जो उसने एक्चुअली में फेस करी है। और यही होता है। थोड़े टाइम के बाद जो उसके डैड रहते हैं जानशील के, मतलब जो एक्चुअली में कलेक्टर रहते हैं हमारे, वो जब एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, शीट्स को दोबारा चेक करते हैं और वो जो अपना रिजल्ट वहाँ पर ला कर देते हैं, उसे एक्चुअली में पूरा एजुकेशन सिस्टम में जितने भी करप्टेड लोग हैं उन सबको जेल हो जाती है। और यहाँ पर उसके जो डैड रहते हैं उसे भी जेल हो जाती है। जेल का दिन रहता है जेल का दिन रहता है और जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है वो भागते हुए अपने डैड से मिलने के लिए आती है। तभी उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं और अपना सर फेर लेते हैं। तभी वो अपने हंसते हुए बोलती है, डैड यू आर माई आइडल ना, अब आप अपना सर ऐसे मेरे साथ फेरोगे तो ये कैसे चलेगा? आप ही ने तो कहा था ना कि दिमाग मेरा काफ़ी ज़्यादा तेज है, मैं सिर्फ दिमाग को सही जगह यूटिलाइज करूँगी तो अपने लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें पा सकती हूँ। मैंने बस अपने दिमाग को बहुत सही जगह ही तो यूटिलाइज किया है, आपको नहीं लगता? तो तभी उसके जो डैड रहते हैं वो उसकी तरफ देख के बोलते हैं, तुमने मुझे जेल भिजवा दिया। तो कहते हैं इस 1 साल में आपने मेरी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा हेल बना दिया। तो कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे को चाहता था कि तुम सिर्फ मेरी कंपनी में हैंडल करो और बस यही तो कर रहा था। तो उसे कहते हैं आपको क्या लगता है कि मैंने सिर्फ आपके साथ ये सब चीज़ें जो भी करी है सिर्फ और सिर्फ उस दिन करप्शन का साथ देने के लिए किया है? कितना गलत सोच है डैड। आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर आपके लिए नफरत, गुस्सा, ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आपने यहाँ पे नीट का स्कैम किया? हाँ, मुझे बुरा लगा कि नीट का स्कैम जो किया, शायद मैं उसे इतना पर्सनली भी नहीं लेती अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में या उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली के लिए नहीं होता। तो तब शायद इस दर्द को समझना या जो कुछ भी समझना मुझे नहीं आता। कहते हैं ना, दर्द अगर अपना खुद का हो तब चीज़ें समझ में आती है। तो मुझे शायद नहीं आती, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेट आए पर दुरुस्त आए, वो वाला किस्सा था। आपको पता है, जब नीट का स्कैम हुआ उसी ड्यूरेशन में ना मैं यहाँ से मासी से मिलने गई थी। मासी में अपनी अंतिम इच्छा मुझे बता कर गई। वो हमेशा से आपसे नफरत करती थी। मैंने उनसे बोला कि मासी जाते जाते भी आप मेरे डैड से इतनी नफरत करती हो, क्या मैं उसकी वजह जान सकती हूँ? तब उन्होंने मुझे वो बात बताई जो एक्चुअली में कोई भी नहीं जानता था। मेरी मॉम की डेथ ऐसे हुई, आपने कहा कि मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको हार्ट अटैक आ गया था, दैट्स वाई शी डाइड। लेकिन आपने ये तो मुझे बताया भी नहीं कि उनको हार्ट अटैक नहीं आया था, उनको हार्ट अटैक दिलाया गया था। आपने
मेरी मॉम को मारने के लिए वो इंजेक्शन लगाया जिस इंजेक्शन में उस ड्रग्स का खून में अंदर जाते हुए कोई भी असर नहीं दिखता है, लेकिन उससे हार्ट अटैक एकदम से आ जाता है। वो वाला ड्रग्स आपने एकदम से उनको लगा दिया और आपने मेरी मॉम को खुद होके मार डाला। और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मेरी मॉम काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी में चलती थी। आपके बिजनेस के लिए उन्होंने रोका टोका, आपको करप्शंस के लिए रोक दिया, टोक दिया। इस वजह से आपने मेरी मॉम को ही डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दिया। मैं बिना माँ के तड़पती रही। 2 साल की थी जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। माँ का प्यार, माँ की चीज़ें मैं कुछ नहीं समझ पाई। आप इतने गिरे हुए इंसान हो कि अपने पैसों के चक्कर में, अपनी हर एक चीज़ के चक्कर में आपने अपनी ही बीवी को मार डाला, जो आपसे बेहद प्यार करती थी और जो एक्चुअली में आपको सही रास्ता दिखाने के लिए थी। आपको लगा कि वो आपके रास्ते का मतलब कांटा बन रही है। उन दिनों भी करप्शन आपने किए थे और उस करप्शन के बारे में जब उनको पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्चुअली में वहाँ के जो क्या बोलते हायर अथॉरिटी हैं उनको जाकर वो ये सारे सबूत आपके अगेंस्ट दे देंगी। इस वजह से उस रात को आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो आपने उठा के मेरी माँ को मार डाला। एक सिर्फ और सिर्फ खुद के पैसों इन सब के चक्कर में किया। मैं उस दिन से आपसे नफरत करने लग गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम तक मैंने आपकी गुलामी क्यों करी। 1 साल से आप मुझे नचवा रहे हो और वो सब चीज़ों के लिए मैं नाच रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जो मैं वो इंसान हूँ जो ना बड़ी मछली पकड़ना पसंद करती हूँ। छोटी छोटी मछलियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। और मैंने ना उस दिन का इंतज़ार किया था कि जब मैं करूं। और आपको पता है सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या होती है डैड? अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड हो ना गोल्ड मेडलिस्ट हो ना, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हमें उस पर भरोसा रहता है। और यही कुछ मैंने भी किया। तो अब जिंदगी भर यहाँ पे सड़ते रहो, जलते रहो और तड़पते रहो। महा ये क्या बोलता आपने बोला ना, महाजन ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को अब आपकी बेटी लीड करेगी, अपने तरीके से करेगी और सब कुछ करेगी। तो कहते तुम मेरी कंपनी को लीड नहीं कर सकती हो। तो कहती है आपको क्या लगता है कि आप ही बड़े स्मार्ट हैं? उस दिन याद है मैं आपके पास आई थी और आपको बोला था कि पापा मुझे जल्दी से जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। मैंने उस दिन सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाया था और आपको कहा था कि इस पेपर्स पे जल्दी से साइन कर दीजिए। आपने उस पेपर पे साइन तो मुझे दिखाने के लिए बड़े अच्छे से कर दिए, ये दिखाने के लिए कि ओ गॉड मैं अपनी बेटी को कितना ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। शायद से उस दिन पेपर भी नहीं पढ़े। आपने अपनी अटोमिनी ऑफ विल में मेरा नाम लिखा हुआ था, जिस अटोमिनी ऑफ विल में ये था कि अगर फ्यूचर में जाके इस कंपनी की चेयरमैन, इस कंपनी की सीईओ और को फाउंडर मैं ही बनूंगी और इस कंपनी को मैं पूरे तरीके से आगे जाकर मैं लीड करूंगी। तो अब इस कंपनी को पूरे तरीके से मैं लीड करूंगी और अब ये कंपनी मेरी हुई। आप जेल में ही सड़ते रहें और आई विल मेक श्योर कि दुनिया की कोई भी ताकत मिस्टर महाजन को यहाँ से निकलना दे। मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखूँगी। आई होप आप समझ ही गए होंगे। और ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो जाती है, अपने घर पे जाती है। और यहाँ पर जैसे वो अपने घर पे जाती है तो वहाँ पर छोटी और यहाँ पर जो हमारी क्या बोलते हैं आरोही रहती है, वो सब बैठ के उसके लिए वेलकम पार्टी करते हैं। और जिस वेलकम पार्टी में वो लोग वहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे रहते हैं। यहाँ पर खुशी के मारे जो हमारी जो वंशिका रहती है वो उसे लिप किस कर देती है। और जैसी वो उसे लिप किस करती है तो यहाँ पर छोटी कहती है जीजू इतने सारे रूम है ना, जाओ ना वहाँ पर, हैव सम प्राइवेसी ना। तो तभी उसे कहती है ओ अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी नहीं कर सकूं, है ना? तो उसे कहती करिए ना, लेकिन आप देखिए तो सही हम भी तो हैं।
तो उसे कहती है, ओ कम ऑन, ओके, अब तुम्हारे पास भी गर्लफ्रेंड है, तुम चाहो तो खुद भी किस कर सकती हो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हारे पास अब गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अरे जानशील, यहाँ पे 2 रूम ऑलरेडी हैं, यू कैन टेक योर गर्ल। और इस तरीके से ये लोग अपने मजाक में करते। सो दिस इज़ अ हैप्पी एंडिंग। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। इसके बाद और कुछ नहीं होता है, वक्त ऐसे ही बीतता है और ये लोग अब हैप्पीली अपनी लाइफ को करते हैं, जहाँ पर ट्रू लव की जीत होती है और करप्शन के अगेंस्ट में वंशिका अपना साथ देती है और उसके साथ में उसका ट्रू लव उसका कभी नहीं छोड़ता है। तो आई होप यू लव इट, लाइक इट। चलिए मिलते हैं अगले कुछ एपिसोड्स में नई नई स्टोरी के। लेकिन अब शाम को कोई भी स्टोरी नहीं आएगी क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है इन दिनों। बड़ी मुश्किल से ये स्टोरी को मैंने ख़त्म किया है, कैसे किया है मैं जानती हूँ। तो शाम के टाइम स्टोरी आना तो नॉट पॉसिबल है, अब मॉर्निंग के टाइम पर आएगी और आप उसको एंजॉय करिए। आई होप। चलिए बाय बाय, टेक केयर।